नमस्कार। यहाँ हम कुछ बेहद अहम सोर्सेस को उठाते हैं और उन्हें आसान प्रेजेंटेशंस में बदलकर समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, 2005 का एक कॉलेज ग्रेजुएशन का भाषण जिसे ऑनलाइन 12 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 15 मिनट की एक स्पीच में ऐसा क्या है जो उसे इतिहास की सबसे असरदार स्पीच में से एक बना देता है। आज हम स्टीव जॉब्स की उसी लेजेंडरी स्टैनफोर्ड स्पीच का विश्लेषण करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उसकी ताकत आज भी क्यों बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी बैकग्राउंड से, मतलब उस समय के हालात से। और सच कहूं तो ये कहानी काफी हैरान करने वाली है। हैरानी की बात तो ये है कि स्टूडेंट्स की पहली पसंद कॉमेडियन जॉन स्टुअर्ट थे, स्टीव जॉब्स नहीं। जॉब्स को तो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया था। और ये स्पीच देना उनके लिए कोई आसान काम नहीं था। वो स्वभाव से काफी प्राइवेट इंसान थे, बोलने में भी थोड़ा घबरा रहे थे। उन्होंने इस स्पीच को खुद लिखा, अपनी पत्नी लॉरेन से काफी सलाह ली और तो और एप्पल की पीआर टीम के सारे सुझावों को नजरअंदाज कर दिया। मतलब ये जो भी था बहुत पर्सनल था। उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं, बल्कि बड़ी विनम्रता से की। उन्होंने कहा, सच कहूं तो मैंने कभी कॉलेज से ग्रेजुएशन नहीं किया, और ये किसी कॉलेज ग्रेजुएशन के सबसे करीब है जहां मैं कभी पहुंचा हूं। इस एक लाइन से उन्होंने अपने अलग रास्ते को बताकर वहां मौजूद हर एक इंसान से एक कनेक्शन बना लिया। उनकी पूरी स्पीच असल में सिर्फ 3 कहानियों पर टिकी थी, और पहली कहानी थी भरोसे और अपनी गट फीलिंग पर। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने कॉलेज छोड़ने का फैसला कर लिया और बस ये भरोसा किया कि आगे सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा, उस समय ये बहुत डरावना था, लेकिन पीछे मुड़कर देखता हूं तो ये मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे फैसलों में से एक था। और ये फैसला उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि उन्हें अपने वर्किंग क्लास पेरेंट्स की पूरी जिंदगी की कमाई ट्यूशन पर खर्च करने में कोई तुक नजर नहीं आ रहा था। हालात ऐसे थे कि उनके पास रहने के लिए डॉर्म रूम तक नहीं था। वो दोस्तों के फर्श पर सोते थे और कोक की बोतलें वापस करके खाने के पैसे जुटाते थे। लेकिन कॉलेज छोड़ने का एक फायदा ये हुआ कि अब वो उन क्लास में ड्रॉप इन कर सकते थे जिनमें उनकी सच में दिलचस्पी थी, जैसे कि कैलीग्राफी। और फिर 10 साल बाद जब वो पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे, तो कैलीग्राफी में सीखी हुई हर चीज उनके काम आई। वो सुंदर टाइपोग्राफी जो उस समय एकदम बेकार लग रही थी, मैक के डिजाइन की नींव बन गई। और यहीं से निकला पहला बड़ा सबक, कनेक्टिंग द डॉट्स। मतलब ये विश्वास कि हमारे आज के अनुभव चाहे कितनी भी बेतरतीब क्यों न लगे, भविष्य में कहीं न कहीं काम जरूर आएंगे। देखिए, आगे देखकर इन डॉट्स को जोड़ना नामुमकिन है। हमें बस ये भरोसा करना होगा कि ये डॉट्स भविष्य में अपने आप जुड़ जाएंगे। चलिए अब चलते हैं दूसरी कहानी पर। ये कहानी है जबरदस्त कामयाबी से लेकर एक बहुत बड़ी नाकामी तक, और फिर वापस कामयाबी तक। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें उसी कंपनी से निकाल दिया गया जिसे उन्होंने खुद शुरू किया था। वो कहते हैं, भला कोई आपको उसी कंपनी से कैसे निकाल सकता है जिसे आपने शुरू किया हो। 30 की उम्र में मैं बाहर था और पूरी दुनिया के सामने बाहर था। सोचिए, जिस कंपनी को अपने पेरेंट्स के गराज में बनाया, उसी से निकाला जाना कितनी बड़ी और पब्लिक नाकामी रही होगी। लेकिन यही नाकामी उन्हें उनकी जिंदगी के सबसे क्रिएटिव दौर में ले गई। इसके बाद का उनका करियर आर्क तो कमाल का है। देखिए, 1976 में उन्होंने गैराज में एप्पल शुरू की, 85 में निकाले गए, फिर 86 में नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनियां बनाई, और 1997 में एप्पल में तब वापस लौटे जब एप्पल ने नेक्स्ट को ही खरीद लिया। वो कहते हैं कि सफल होने का जो भारीपन था, उसकी जगह अब एक बिगिनर होने की ताजगी और हल्केपन ने ले ली थी। नौकरी से निकाले जाने ने उन्हें एक तरह से आज़ाद कर दिया और उन्हें यह एहसास हुआ कि वो अभी भी अपने काम से प्यार करते हैं। इसी एहसास ने उन्हें फिर से शुरुआत करने का जज्बा दिया। और यहीं से निकली उनकी दूसरी बड़ी सीख कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना है तो उसका एक ही तरीका है, उस काम से प्यार करो जो आप करते हैं। और अगर वो काम अभी तक नहीं मिला है तो हार मत मानिए, खोजते रहिए, कहीं समझौता मत कीजिए। उनकी तीसरी और आखिरी कहानी उनकी सबसे पर्सनल थी। एक ऐसी कहानी जिसमें उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा। उन्होंने बताया, करीब 1 साल पहले मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ।
डॉक्टरों ने कहा कि ये एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज लगभग नामुमकिन है। उन्हें शुरू में बताया गया कि उनके पास जीने के लिए सिर्फ 3 से 6 महीने हैं। उन्होंने समझाया कि ये याद रखना कि हम सब एक दिन मर जाएंगे, जिंदगी के बड़े फैसले लेने का सबसे जरूरी टूल है। लैटिन में एक कहावत है, मेमेंटो मोरी, याद रखो कि तुम्हें मरना है। जब ये याद रहता है तो दूसरों की उम्मीदों का बोझ, किसी भी तरह का डर, सब कुछ हट जाता है। और अब आते हैं उनके आखिरी संदेश पर, जो शायद उनका सबसे मशहूर कोटेशन बन गया, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। चलिए समझते हैं कि इस विरासत का असली मतलब क्या है। देखिए, आमतौर पर लोग अपने दिल की सुनों का मतलब निकालते हैं कि बस अपने पैशन के पीछे भागो, लेकिन स्टीव जॉब्स की सलाह का मतलब इससे कई गहरा था। उनका कहना था कि जब आप अनुभव और एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं, तब अपने इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना सीखो। ये दोनों का मेल है। और उन्होंने अपनी स्पीच का अंत किया इन शब्दों के साथ, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। ये लाइनें उन्होंने अपनी जवानी के दिनों की एक मशहूर मैगजीन द होल अर्थ कैटलॉग के आखिरी पन्ने से ली थी। ये उनका विदाई संदेश था। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज हम कौन से डॉट्स इकट्ठा कर रहे हैं जो शायद कल जाकर जुड़ेंगे? मतलब हमारे आज के अनुभव, स्किल्स और हमारी जिज्ञासाएं, ये सब मिलकर हमारे भविष्य को कैसे आकार देंगे?